ओके। तो लास्ट हमने जो किया था वो 10 कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं और 11 कॉन्सेप्ट। अभी हमारे 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, मेटरनिटी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक कैश बेसिस अकाउंट। पहले हम आज देख लेते हैं मेटरनिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपका मटेरियल इम्पैक्ट डालती है इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल इम्पैक्ट डालती है, मटेरियल मतलब कि मेजर इम्पैक्ट जो डालेगी, वो इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग में डिक्लेयर करनी जरूरी है। आप डिक्लेयर कैसे करते हो? जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंट किया जाता है। न्यूमेरिकल डाटा की 3 चीजें होती हैं: बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, कैश फ्लो और लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है। तो और उसके साथ में डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। अकाउंटिंग में डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे जाके हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डिस्क्लोजर जो होते हैं, डिस्क्लोजर में दिखा जाता है कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, अपनी बुक्स कैसे बनाती है। और उसमें अगर कोई ऐसा मटेरियल इम्पैक्ट अगर कोई डालता है, कोई एग्जांपल अगर मटेरियल इम्पैक्ट डालता है आपकी फाइनेंशियल के जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर, तो आप उसको जो है डिक्लेयर करोगे अपने नोट्स में। मान लीजिए आपने कोई अपना डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला लगा रखा था, से आपने पहले 10 ईयर्स की लाइफ डिक्लेयर की थी, तो आपका डेप्रिसिएशन जो है पर ईयर का खर्चा कम आ रहा था। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अपनी जो कम है कर दिया। कम कर दिया लाइफ को। तो लाइफ करने की वजह से आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ गया, तो आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया। तो आपको ये डिस्क्लोज करना होगा अपनी फाइनेंशियल में कि आपने जो है अब मेथड चेंज कर दिया है। और जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है उसने जो है एसेट की लाइफ जो है अब चेंज कर दी है। ऐसे ही अगर कंपनी में जैसे स्टॉक मैंने बताया था कि स्टॉक जो है मल्टीपल तरीके से वैल्यूएट किया जाता है जो स्टॉक होता है, और वो लिफो बेस भी होता है, ब्रीफो बेस भी होता है। तो अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर में के ड्यूरेशन में नेक्स्ट फाइनेंशियल में अगर कोई चेंजेस करती है तो उसको वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसने जो है अब ये जो है स्टॉक जो वैल्यूएशन का मेथड जो है वो अब चेंज कर दिया है। तो ये भी जो भी मटेरियल इम्पैक्ट होती है आपके फाइनेंशियल नंबर के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिक्लेयर करनी होती है। और उसके डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से। ठीक है। मटेरियल इम्पैक्ट हो गया तो मेटेरियलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसा सेंटेंस है जो समझ नहीं आएगा आपको रीडिंग के दौरान, तो उसको एक बार मैं इलेबरेट कर देता हूँ। तो द concept of materiality required that accounting should focus on material facts। इसका यही है कि भाई जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आपका फोकस कम से कम डाल सके। इफेक्टिव शुड बी नॉट बी वेस्ट द रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। फैक्ट्स शुड नॉट वेस्ट द रिकॉर्डिंग and facts which is are material and determine the income। The question that arise here, व्हाट इज मटेरियल फैक्ट। अब ये पूछ रहा है कि जो भी आपके इनकम के ऊपर प्रेजेंटेशन पे जो इम्पैक्ट डालता है वो जो है ऐसा कोई भी वेस्टेड आइटम आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। और आप मटेरियल आइटम होता क्या है वो आगे बताने की कोशिश कर रहे थे। मटेरियलिटी ऑफ ए फैक्ट डिपेंड ऑन द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। अब मटेरियल वही चीज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक 10 लाख का सेल किया है, अगर उसमें 100 रुपए का 10 लाख का ट्रांजेक्शन है, अगर कोई उसमें 100 रुपए का कोई इम्पैक्ट कर रही है, कोई चीज 100 रुपए से ऊपर नीचे हो रही है या 50 रुपए से ऊपर नीचे हो रही है, तो मटेरियल है कि नॉन मटेरियल है?
ऐसे हमें अजम्पशन लगाना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल। टोटल जो आपका फिगर है, जो इम्पैक्टेड फिगर है, टोटल फिगर जो है और उसका इम्पैक्ट कितना है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का फिगर है आपका लॉस एंड प्रॉफिट का, और 50 रुपए से अगर कोई आपका लॉस एंड प्रॉफिट पर नीचे हो रहा है तो उससे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं। लेकिन 1000 रुपए से आ रहा है तो इम्पैक्ट आएगा, वो मटेरियल फिगर बन जाता है। द मटेरियलिटी इफेक्ट डिपेंड ऑन द नेचर एंड द इन्वॉल्व अमाउंट। एनी इफेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल इफ द reasonable believes that the knowledge would influence the decision, information user in financial statement। अब उसको समझने का, भाई कोई वो जो भी अमाउंट है वो आपका मटेरियल नॉन मटेरियल क्या है, नॉन मटेरियल और मटेरियल क्या है वो, अगर कोई डिसीजन जो भी आपके फाइनेंशियल को देख के अगर कोई डिसीजन किसी का चेंज हो सकता है, ऐसा कोई वॉल्यूम, ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई अमाउंट बन रहा है तो मटेरियल, अदरवाइज अनमटेरियल है। अब आगे एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल, मनी स्पेंडिंग ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल capacity of a theater would be a material fact on going on increase of future running capacity of the। अब ये कह रहा है कि अगर आपका कोई मेजर, ये तो थिएटर लगाया है तो वो मेजर इम्पैक्ट अगर करने वाली चीज है तो वो एक एग्जांपल है। जैसे मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर कोई डाला है और उसको आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, या डालने वाले हैं डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो वो मान लीजिए आप कंपनी का प्लान है कि वो 1 अप्रैल से कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाली है या कुछ मेजर लॉसेस हो गए, तो उनको डिक्लेयर करना जरूरी है ईयर एंड पे। मान लो 1 करोड़ मेरा फाइनेंशियल जो है 31 मार्च तक का बनेगा, लेकिन हो सकता है 1 अप्रैल 2 अप्रैल को क्या गोदाम में आग लग गई, उससे लॉस लग गया, लेकिन 31 मार्च तक तो कुछ नहीं हुआ था। वैसे तो 31 मार्च के फाइनेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मटेरियल इम्पैक्ट क्या आ गया इस इंफॉर्मेशन का कि भाई लॉस की वजह से, भाई बहुत आग लग गई, बहुत सामान लॉस हो गया, तो वो जो है वो किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को इम्पैक्ट करेगा, तो उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही फिर इसने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया है। तो डेप्रिसिएशन चेंज हो गया तो आपके फाइनेंशियल पे काफी इम्पैक्ट करेगा, यूजर की इंफॉर्मेशन डिसीजन को चेंज कर सकता है। एंड ऐसे ही फिर उसने एक एग्जांपल दिया है, एक इसने ये दिया है, द सर्टेन cases when the required involved very small strictly adherence with the accounting principle is not required। फॉर एग्जांपल स्टॉक, स्टॉक के ऊपर दे रहा स्टॉक है आपके, इरेज पेंसिल है एक्सेट्रा, नोट्स एंड द एसेट व्हाटएवर द अमाउंट इज स्टेशनरी इज बॉट ट्रेडेड ऑफ एक्सपेंस ऑफ द पीरियड। अब ये कह रहा है कि आपने स्टॉक में नहीं दिखाया, उसको एक्सपेंस में दिखा दिया। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर छोड़ रहे हैं तो वो छोड़नी नहीं है। वेदर द कंजम्पशन आर नॉट द स्पेंडिंग ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज नॉट। अब ये कह रहा है कि छोटा मोटा अगर आपने जैसे कोई स्टॉक खरीदा हुआ है छोटे फिगर का, तो उसको आप फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिपोर्ट करके दिखाएंगे फॉर द ईयर में। ये कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था कि ये कोई मटेरियल इम्पैक्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन डाल रही है, कोई फिगर अगर मटेरियल इम्पैक्ट डाल रहा है जो कि यूजर की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, किसी डिसीजन को चेंज करने के लिए इनफ है, तो उसको हम मटेरियल अमाउंट मानेंगे, मटेरियल इंफॉर्मेशन मानेंगे, तो उसको रिपोर्ट करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा फाइनेंशियल में। तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है ये पीछे से कुछ। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एक बार रीड आउट कर लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in a objective manner, free from bias, accounting and others. This can be possible when the each of transaction is supported by the verified document. For example, the transaction of purchase of material supported by the cash receipt of money। अच्छा, एक चीज अकाउंटिंग में क्या है बहुत ही मेजर होती है। अकाउंटिंग में क्या है, जो भी एक्सपेंस होते हैं उसका जो है प्रूफ होना जरूरी है, यानी प्रूफ ऑफ एक्सपेंस। अब प्रूफ क्या होगा, मैंने कोई परचेज किया तो उसका कोई बिल होना चाहिए, है ना, उसका कोई बिल मेरे पास होना चाहिए। उसके लिए क्या है, इनकम टैक्स एक्ट जो कि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन एक्ट है, और कंपनीज एक्ट।
दोनों में ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड बताया गया है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मान लीजिए मैंने कोई ट्रांजेक्शन नोट करके रखी है कि 10 लाख का परचेज किया, तो उसका एविडेंस प्रूफ जो है आपको एक अपने पास होना चाहिए। एविडेंस प्रूफ अपने पास होना चाहिए, उसको एक सर्टेन टाइम है, एक्ट में डिफाइन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में है कि आपके पास 8 साल तक का जो है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे ही कंपनीज एक्ट में है आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, तो कभी भी गवर्नमेंट उसको वेरीफाई कर सकती है इन फ्यूचर में। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन परचेज मटेरियल में भी सपोर्टेड बाय कैश एंड मनी, द परचेज कैश वाउचर चालान। अब ये चालान जिसपे मटेरियल आता है, चालान क्या होता है? चालान होता है जैसे अ, एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें डॉक्यूमेंट की डिटेल मेंशन है। अब मैं अगले बंदे ने इनवॉइस काटा नहीं है, इनवॉइस इसलिए नहीं काटा है कि हमारा एग्रीमेंट था कि आप भेजो माल, मैं देखूंगा जितना मुझे रखना है मैं रखूंगा, बाकी मैं वापस कर दूंगा। तो गवर्नमेंट रास्ते में चेकिंग कर सकती है, तो हमें एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, एक इनवॉइस टाइप बनाना पड़ेगा उस पे कि वो मटेरियल लेके आता है ट्रेलर के साथ में। जब गाड़ी लोड होके आती है तो एक बिल होना जरूरी है, अदरवाइज रास्ते में उसको कोई टैक्स अथॉरिटी उसको पकड़ के पूछ सकती है, भाई आप ये मटेरियल कहाँ ले जा रहे हो, चोरी का माल तो नहीं है। ठीक है, तो वो बताएगा ना जी ये चोरी का माल नहीं है, इस बंदे ने बेचा है, इस बंदे को ले जा रहा हूँ, उनका ये अकाउंट नंबर है, ये चेस्ट नंबर है, ये सारी चीजें, एक चालान वो लेके चलेगा अपने साथ में। तो वो एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ पढ़ रहे थे? इफ एनी सेम परचेज क्रेडिट और सेल, द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इनवॉइस became documentary evidence for the cost purchase and the region of adoption, the historical cost basis on the recording accounting transaction, the adherence of the principle made as possible. The stated above the cost actually paid an asset can be verified on the basis of the difficulty ascertain the value of not। अब ये वही चीज आ गई, इसमें दूसरी चीज भी आ रही है कि अब कॉस्ट, एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट था एक हमारे पास। ठीक है, एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या करते थे, हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते थे। अब इसी में क्या है कि भाई एक्चुअल कॉस्ट पता कैसे चलेगी, ट्रांजैक्शन की एक्चुअल कॉस्ट कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी किसी डॉक्यूमेंट से ही पता चलेगी। तो डॉक्यूमेंट आपका होना मस्ट है। तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको अकाउंटिंग के जो है कॉस्ट के रिकॉर्ड पता चलेंगे, उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसमें कोई बायास नहीं हो सकता। ऐसा एक लिखित डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें कोई ऐसा रेट इधर उधर होने वाली बात नहीं है। अब इसमें एक चीज और निकल के आती है। अब अगर हमने, किसी ने सेल किया है, तो अगर किसी ने सेल किया है तो उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका रिटन एग्रीड प्राइस होना चाहिए। अगर किसी ने मेरे को सामान भेजा है और मैंने उसके बिल को ओके किया है, तो वो ट्रांजेक्शन ओके मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई झगड़े वाला, कोई ऐसा मैनिपुलेशन वाला कोई चीज न रह जाए, इस वजह से अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव क्लास है और उसके आगे जाके जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन नीडेड है, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर जो है अकाउंटिंग की जाती है, उनके ऊपर अकाउंटिंग बनी कैसे है, उनको समझने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे थे। ठीक, अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। अब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है कि हमारी अकाउंटिंग जो है ड्यूल कॉन्सेप्ट पे चलती है, पढ़ा है ना ये? अकाउंटिंग के ड्यूल कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड की जाती है वो एक तरफ से लेने वाला, एक तरफ से देने वाला, एक को मिलने वाला, एक रिसीवर और एक पेयर, एक गिवर एक रिसीवर। तो हमारी जो भी अकाउंटिंग है वो ड्यूल कॉन्सेप्ट पे चलती है। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। द सिस्टम ऑफ recording transaction in the books of account are generally classified into two ways, by double accounting system or single accounting system. Double entry accounting system is based on the entry system is based on the principle of dual aspect of accounting, which state that the transaction has two effects: wise receiver receiving of the benefit and giver of the benefit.
each transaction there is involved one more account and recording the different aspect of ledger. The basis principle follows in that debits must have a corresponding credit. Thus, the accounting is debited and the other hand is credited. अब ये वही बोल रहा है जो हम एग्जांपल आपको दे रहे थे पहले भी कि एक जो है एक साइड में लेने वाला एक साइड में देने वाला जो है वो अकाउंटिंग में ड्यूल कॉन्सेप्ट माना जाता है। वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी एक है जिसमें कि केवल एक ही इफेक्ट अकाउंटिंग का लिया जाता है जहां पे पैसा पहुंचा है। ठीक है, लेकिन हमारी जो एंट्री है हमारा जो अकाउंटिंग है वो ड्यूल कॉन्सेप्ट पे चलता है। आगे क्या बोल रहा है ये डबल डबल एंट्री अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम इज ए complete system as both aspect of transaction are recorded in the books of account. The system is accurate and more reliable as possible of fraud or misappropriation as in the minimized. अब इसमें क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा एक्यूरेटली प्रेजेंट होती है क्योंकि अकाउंटिंग के दोनों ही रिकॉर्ड दोनों ही एक्सपेक्ट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक एसेट एक लायबिलिटी एक परचेज एक एक्सपेंस एक कैपिटल एक कैश, जो भी ट्रांजेक्शन बढ़ेगी वो ड्यूल कॉन्सेप्ट में बनेगी। इसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं और मिस जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाती है। दी arithmetical inaccuracy in the record can mostly checked in the prepare of the trial balance. अब ट्रायल बैलेंस भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, अब कोई भी ट्रांजेक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, भाई एक साइड एसेट पे चला गया दूसरी साइड आपका क्रेडिटर पे चला गया, तो ट्रायल बैलेंस उसको मैच करके रखता है ट्रांजेक्शन को कि आपके दोनों जो साइड हैं वो डेबिट और क्रेडिट मैच होती हैं। तो ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। ऐसे ही द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द बिग एंड स्मॉल। अब इसका फायदा क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का, ये जो है बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन बुक्स को मेंटेन कर सकता है और छोटी से छोटी बुक्स को भी मेंटेन कर सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट कंप्लीट मेंटेनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड द। अभी ये सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, वो प्रॉपरली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाती है। अकाउंट्स के जो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाती है क्योंकि उसमें आपको केवल एक ही साइड दिखेगा, दूसरे साइड का पता नहीं रहेगा कि वो किधर से जो है उसका इनिशिएशन हुआ है। इट इज ओनली पर्सनल और कैश और मेंटेन इन। अभी इसमें क्या है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें ये बता रहा है कि किस टाइप के लेजर मेंटेन किए जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ज्यादातर जो है लाला मेंटेन करते हैं अपने पास, जिसको केवल कैश में हिसाब रखना होता है या केवल पर्सनल हिसाब रखना होता है। ठीक है, जिसको मतलब अच्छा बड़ा हिसाब नहीं रखना, वो अपने पास देखेगा कितना कैश आया कितना कैश गया और अपना एक छोटा सा बुक उससे मेंटेन कर सकता है। This is, in fact, this is not a system, but it is a lack of system on the information system transaction, managing only the aspect of record. Another, both of aspect are, अब वो लिमिटेशन है कि दोनों जो एस्पेक्ट है वो इसमें नहीं बुक हो पाते। अकाउंटिंग मेंटेन अंडर द दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक, देयरफॉर इट्स नॉट रिलायबल। ये क्या है, सिस्टमेटिक नहीं है। भाई सिस्टमेटिक कैसे नहीं है, कहाँ से पैसा आया किधर गया, एसेट में गया लायबिलिटी में गया, ऐसे कुछ उसमें खास पता नहीं चल पाता हमें। दिस सिस्टम इज हाउएवर फॉलो द small business firms is very simple and flexible. You study about the deal of nature of the books. वही बोल रहा है कि भाई ये छोटी जगह पे छोटे जो बुक्स होती हैं वहां पे ठीक रहता है, लेकिन बड़ी जगह पे बड़े रिकॉर्ड में ये काम नहीं आता है। अब इसमें आ गया है कि भाई एक तो है कैश बेसिस, अकाउंटिंग के बेसिस बता रहे हैं। अकाउंटिंग के बेसिस क्या है, कैश बेसिस अकाउंटिंग, जिसमें केवल
कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरा है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल यानी कि उधारी, और ड्यू बेसिस, जो ड्यू हो गया, उधार हो गया, ठीक है, उन ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाए, जो कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, जिसको कि गवर्नमेंट ने वैलिडेट किया है। कैश बेसिस अकाउंटिंग को गवर्नमेंट वैलिडेट नहीं करती है। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं उनमें साफ लिखा है कि आपको केवल अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ही करनी है। इसको रीड आउट करो एक बार फ्रॉम द पॉइंट। From the point of, from the point of view, the timing of recognition of revenue and cost, there can be two both approach of accounting. There are cash basis and accrual basis. Under the cash basis, entries in the book of accounts are made when cash is received or paid, and not when the receipt or payment become due. Let us say example let us say for example, if office rent for the month of December 2014 is paid in January 2015, it would be recorded in the book of account only in January 2015. Similarly, sales of good or credit in the month of January 2015 would not be recorded in January, but say in April when the payment for the same is received. Thus, this received is incompatible with the matching principle, which is हाँ। which states the revenue. अब ये एग्जाम्पल जो है वो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ ही गया होगा वैसे, कि जो कैश है वो केवल कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है वो केवल कैश पे फोकस रखती है, वो ड्यू पे फोकस नहीं रखती है। अगर मैंने मान लो दिसंबर में मेरा कोई रेंट बनता है दिसंबर का और जनवरी में मिला है, तो इसकी ट्रांजेक्शन जनवरी में रिकॉर्ड करेगा, जबकि हमने जो ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ऊपर जो अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था कि आपको दिसंबर का खर्चा दिसंबर में, दिसंबर का इनकम दिसंबर में बुक करना है। वो कहाँ से आ रहा था? वो आ रहा था कौन से कॉन्सेप्ट में आ रहा था वो? कौन से कॉन्सेप्ट में था वो? पीरियड कॉन्सेप्ट में ना, पीरियड कॉन्सेप्ट में था वो था अपना पीरियड कॉन्सेप्ट। तो पीरियड कॉन्सेप्ट में ये चीज बोली गई है कि जिस महीने का है उस महीने में उसको रिकॉर्ड करोगे। समझ गया? हाँ, यहाँ जनवरी में बुक करोगे। एंड दूसरा ये बोल रहा है कि अप्रूवल जो है, वो अप्रूवल जो ट्रांजेक्शन है वो मैचिंग प्रिंसिपल पे के तौर पे काम करती है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? कैश बेसिस में क्या प्रॉब्लम आती है? कैश बेसिस में ये प्रॉब्लम आती है, मान लो दिसंबर में मैंने अपना रेवेन्यू जो है बुक नहीं किया, तो मेरा वो अपने पीएनएल के साथ में मैच नहीं करेगा। हो सकता है मैंने रेवेन्यू तो बुक नहीं करी, मैंने रेवेन्यू तो बुक नहीं करी, मैंने एक मान लो मैं एक बिल्डर हूँ, ठीक है। अब बिल्डर में क्या है, अ, मैंने प्लॉट ले रखे हैं काफी। अब उसमें क्या है, मैंने पार्टियों को रेंट पे चढ़ा रखा है। अब मैंने उसकी जो ओनर है उसको भी पैसा देना है, और जो किराएदार है उनसे भी पैसा लेना है। अब ओनर को तो मैंने पैसा दिसंबर में दे दिया, कैश बेसिस पर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो। और जो मुझे पैसा मिला वो जनवरी में मिला बंदे से, जिसको मैंने रेंट पे दे रखा है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अदर खर्चा किसी और मंथ में बुक हो गया, इनकम किसी और मंथ में बुक हो गई, है ना। तो ये आपके कॉन्सेप्ट को, मैचिंग कॉन्सेप्ट को हिला देता है। आगे पढ़ो। Similarly, sales of goods. यहाँ से आगे बढ़ना. The system is incompatible with the matching principle. Throw से पढ़ना था. Throw simple. This method is inappropriate for most organizations, as profit is calculated as a difference between the receipts and disbursement of money for the given period rather than happening of the transaction. हाँ, अभी इसमें एक ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या है। एक तो मनी का रिसिप्ट होना है, एक मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है। और ये एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर
एक महीने में पैसा मिल गया और मैंने अक्रूवल के तौर पे उसको बुक नहीं करूंगा तो इसका इफेक्ट 2 पीरियड में चला जाएगा। उसका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में नहीं रहेगा। आगे पढ़ो। Under the annual basis, however, revenue and costs are recognized in the period in which they occur rather when they are paid. A distinction is made between the receipt of cash and the right of receive cash and payment of cash and legally obligations to pay cash. अभी इसमें वही चीज ये बार बार बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं कि रेवेन्यू और जो कॉस्ट है वो जो है अक्रूवल बेसिस पे अगर आप बुक करोगे तो वो एक ही पीरियड में दिखाई देगी। अब उससे ये मतलब नहीं होता कि आपका पैसा जो है कब रिसीव हो रहा है और आप कब पेमेंट कर रहे हो, और उसकी लीगल ओब्लिगेंस जो पे की है वो कब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जो है पीएनएल अकाउंट पे। और आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो पीएनएल को इम्पैक्ट करिए चाहे बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करिए, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही बुक हो जाती है। अगर मैंने जर्नल जो मैंने अक्रूवल एंट्री बुक की है। Thus, under this system, the monetary fact of a transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprises. This is a more वही है कि भाई appreciated आप ट्रांजेक्शन उसी मंथ में रिकॉर्ड कर लेते हो जिस मंथ में उसका खर्चा एक्चुअल में हो चुका है, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट आप उठा चुके हो। मनी चाहे बाद में मिलेगी उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं क्या किसी पीरियड का निकालता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि भाई जब पैसा आएगा तो मैं उसको आ जाएगा तब मैं मानूंगा, वैसा नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आर मैच्ड अगेन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये वही बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर निकालेंगे, अगर मेरा मटेरियल चला गया है तो वो उसी मंथ में निकालना पड़ेगा, ना कि मैं तब निकालूंगा जब मेरा जो है मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ। जब मैं वेंडर का पेमेंट कर रहा हूँ तब उससे कॉस्ट से मतलब नहीं है। जब मैं उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उठा रहा हूँ तब मेरे को उसका कॉस्ट का रिकॉर्डिंग करनी है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देती है और उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसे होती है। तो अपने इंडिया में एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI। वो एक प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखती है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बनाए रखती है और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाती है। उसमें डॉक्यूमेंट में क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट किसके बेसिस पे होते हैं, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं, लेकिन वो उससे हायर वर्जन होता है एक हिसाब से। उसमें काफी प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं और काफी अच्छी स्टडी करके उसको एनालिटिक वे में और एडवांस स्टडीज ऑफ कॉन्सेप्ट में बोलूंगा उसको, एडवांस स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट वो होते हैं। अब इसमें क्या लिखा है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। Accounting standard are written policy document cover the aspect of recognizing measurement, treatment, presentation, disclosure of transaction in financial statement। अकाउंटिंग अब इसमें क्या है, पॉलिसी रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये मैं बता चुका हूँ, जो कि आपको सारे एक्सपेक्ट जो होते हैं भाई रिकॉग्नाइज ऑफ जो है रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, ये हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है भाई, अकाउंटिंग मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में होता है, उसका ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें डिस्क्लोजर क्या क्या डालने हैं क्या क्या। जैसे अभी अभी हमने एक पढ़ा मटेरियल कॉन्सेप्ट, तो उसको डिस्क्लोज करना होता है। जो भी आपके डिस्क्लोजर है, जैसे अपनी इन्वेंट्री कैसे ले रहे हो, अकाउंट आप डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहे हो, और ये सारी चीजें क्या है आपको आपको डिक्लेयर करनी होती है फाइनेंशियल में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन जो है वो अथॉरिटी, वो अथॉरिटी मैंने पहले ही बता दिया है कि जो एक अथॉरिटी है
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग टू यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी तो वैसे ही एक करेक्टरिस्टिक है ना। रेलिवेंस होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, हमने पढ़ा है। एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंट होना चाहिए, यानी कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई किस तरीके का फाइनेंशियल बना रहा है, कोई किसी तरीके का फाइनेंशियल बना रहा है, तो सबकी बैलेंस शीट एक जैसी दिखनी चाहिए। उस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उसमें आगे क्या है कि आगे कहाँ पढ़ रहे थे हम? इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑर्डर एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी। अब वो कंपेरेबिलिटी तो कैरेक्टरिस्टिक है ही अकाउंटिंग का, ये तो हमें पता है भाई, कंपेरेबल होगा तभी अकाउंटिंग अच्छी अकाउंटिंग होगी। तो उसी करेक्टरिस्टिक को और अच्छे से लेके आने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं, करेक्टरिस्टिक को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने। उसी में फिर रिलायबिलिटी आ गया। रिलायबिलिटी भी अकाउंटिंग का एक करेक्टरिस्टिक है। सेकेंडरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द पॉलिसी वैल्यूएशन नॉर्म्स डिस्क्लोजर इन द क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा। क्रेडिबिलिटी, भाई अकाउंटिंग जो है आपकी क्रेडिबल होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि वो भरोसे के लायक ही नहीं हो। अकाउंटिंग भरोसे के लायक तो होनी चाहिए, मैंने सही रिकॉर्ड बनाया है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, रेलिवेंस है। ये सारी चीजें किससे इंश्योर की जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंश्योर कर जाती है। और ये सारी अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक भी है। और इनको इंश्योर करने के लिए क्या बनाए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं। कंपेरेबल स्टेटमेंट बोथ इंटर और, भाई इंटरनल कंपेयर और एक्सटर्नल कंपेयर, वो तो हम कंपेरेबिलिटी तो है ही, उसको इंटरनल कंपैरिजन भी होगी, एक्सटर्नल कंपैरिजन भी होगी। सच कंपैरिजन आर वेरी इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ फर्म परफॉर्म बाय द वेरियस यूजर। अब ये चीज तो हम पहले से ही पता कर चुके हैं कि भाई कंपैरिजन को कैसे, कंपैरिजन की क्या जरूरत है, कंपैरिजन क्यों की जाती है? कंपैरिजन इसलिए की जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की, उसको यूजर असेस कर सके, उसको असेस कर सके कि भाई इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है कि नहीं है, इस कंपनी से लेन देन करना ठीक है कि नहीं है, कंपनी लंबी चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब नीड तो वहीं से निकल के आती है, नीड तो वहीं से है भाई, एक्यूरेट होने के लिए, आपका रिलायबल होने के लिए, ये सारी चीजें जो हैं उसकी नीड के बेसिस भी बन जाते हैं। इसको रीड आउट करो। Accounting extends information to various users of information. Accounting information can serve the interest of different users only if it possesses uniformity and full disclosure of relevant information. There can be alternate accounting treatment and valuation norms which may be used by any business entity. Accounting standards fac- facilitate the scope of those alternatives which which fulfill the basic qualitative characteristics of true and fair financial statements. हाँ, अब क्या है, नीड तो वहीं से निकल गई। अब ये भी वही चीज बोल रहा है कि नीड क्या है? नीड वही है भाई जिससे कि आपका जो है अकाउंटिंग अच्छे से प्रेजेंट हो सके, उसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से बन सके, यूनिफॉर्मिटी हो, उसके जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है, उसकी जो क्वालिटिव करेक्टरिस्टिक चार हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, वो उसकी बेसिक नीड है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो कौन कौन से थे चार वो। Relevance, reliability और comparability। अरे कौन था? अरे कौन सा था? ये था वो मेन चार relevance, reliability। करेक्टरिस्टिक हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बुक कीपिंग जब भी बनाई जाती है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें इसमें हैं कि नहीं है। और उन्हीं के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनते हैं। आगे बढ़ो। Benefits of accounting standards. Accounting standards help in eliminate,
eliminating variation in accounting treatment to prepare financial statements. हाँ, अकाउंटिंग Accounting स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कैसे कैसे बेनिफिट होते हैं, कैसे बेनिफिट होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? जो आपकी वेरिएशन है, यानी कि भाई भाई अलग अलग टाइप के बुक ना बना दे कोई। कोई ट्रांजेक्शन कैश बेसिस, मतलब कोई ट्रांजेक्शन किसी बेसिस पे ना कर दे, कोई किसी बेसिस पे ना कर दे, वो सब बेसिस सेम रहे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक स्टैंडर्ड और एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके, वही उसके बेनिफिट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कॉल डिस्क्लोजर सर्टेन इन्फॉर्मेशन में भी रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब लॉ तो है ही इन्वॉल्व, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कंपनीज एक्ट की से इन्फोर्स होके बन रहे हैं। तो लॉ का तो इन्फॉर्म वैसे ही है ना, लॉ की इन्फोर्सबिलिटी तो वैसे ही इस पे आ रखी है। बट सच इंफॉर्मेशन माइट बी यूज फॉर जनरल पब्लिक इन्वेस्टर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब भाई जनरल पब्लिक ये और इन्वेस्टर और क्रेडिटर ये तो जो है यूजर हैं। और ये तो करेक्टरिस्टिक, ये तो है ही, हमें पता ही है ये तो भाई कि यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए है। उसी के लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। आगे पढ़ो। आगे है अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी, और जो कि एक करेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल कंपनी। भाई अपनी कंपनी की और बाहर से कोई कोई अगर दूसरी कोई कंपनी है उसकी कंपेरेबिलिटी के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है। आगे अपना आ रहा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ लिमिटेशन भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई। अब बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट भाई। इट इज रेडली फॉलो द फॉल्स एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अब इसमें क्या है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं रेवेन्यू को बुक करने के लिए भी, और पोस्ट बुक करने के लिए भी, और जैसे अपना ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन बना देता है कि आपको केवल जो है स्टैंडर्ड के अनुसार ही आपको काम करना है, जो कि एक डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है प्रैक्टिकल वर्क काम करने में। इट इज ग्रेडली बिटवीन द फेल्स एंड एक्सटर्नल रिलायबिलिटी अप्लाई ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। इट इज रेडली फॉलो एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब भाई अगर स्टैंडर्ड बन गए हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब तो स्टैंडर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अप्लाई से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द status, and the standard are required to formed within the ambit of prevailing the status। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ओवरराइड नहीं कर सकते किसी भी, ओवरराइड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेटस। ओवरराइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन ये भी है कि अगर कोई कानून बन गया, कोई कानून बन गया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, हमें कानून के हिसाब से काम करना होता है। ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर क्या करने पड़ेंगे, विद इन द कानून ही बनाने पड़ेंगे।